हेलो, नमस्कार दोस्तों। हम फिर आ चुके हैं आपके लिए एमसीक्यू की क्लास लेकर। कक्षा 8 विज्ञान विषय के एमसीक्यू। अभी बोर्ड के एग्जाम नज़दीक जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं तो स्टूडेंट में उत्साह बढ़ रहा है, किसी में डर बढ़ रहा है। तो इसी के साथ हम आपके डर को भगाने के लिए और हम आपके उत्साह को बढ़ाने के लिए हम एक एमसीक्यू से ऐसे ऐसे प्रश्नों का चयन करके लाए हैं जो आपको बोर्ड की परीक्षा में देखने को मिलेंगे और उसका हम क्या करेंगे, यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे। तो बिना किसी देरी के आओ शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके यहाँ पर, पहला प्रश्न यह है कि ईंधन के अपूर्ण दहन से कौन सी विषैली गैस निकलती है। ईंधन के अपूर्ण दहन, ईंधन के, अब आपके मन में प्रश्न आया पहला, ईंधन किसे कहते हैं? तो वह पदार्थ जो जलने में सहायक होते हैं ईंधन कहलाते हैं। वह पदार्थ जो जलने में सहायक होते हैं ईंधन कहलाते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। पहला लकड़ी, लगभग सभी के घरों में। उसके अलावा एलपीजी, एक होता है सीएनजी। एलपीजी, नरेंद्र मोदी द्वारा सभी के घरों में एलपीजी गैस योजना चलाई जा रही है। तो एलपीजी। अब प्रश्न एक और यहां से निकल के आता है कि एलपीजी का पूरा नाम क्या है सर, और सीएनजी का पूरा नाम क्या है। एलपीजी का पूरा नाम है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, या अगर हम इसे हिंदी में बात करें तो द्रवित पेट्रोलियम गैस। सीएनजी का पूरा नाम संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ये प्रश्न हमेशा परीक्षा में पूछा गया है, खास करके सीएनजी एलपीजी का पूरा नाम, इसके साथ में कि ईंधन कितने प्रकार के होते हैं। पहला लकड़ी, दूसरा एलपीजी और तीसरा सीएनजी। प्रश्न आपके सामने ये रहा था कि ईंधन के अपूर्ण दहन से कौन सी विषैली गैस निकलती है। अपूर्ण दहन का मतलब होता है कि यदि इन तीनों में से कोई आधा जले और अगर नहीं जल रहा है तो उसमें से एक, अगर लकड़ी को आप जला रहे हो तो लकड़ी के अंदर से धुआं निकलना शुरू कर देगा, अगर वो पूर्ण रूप से नहीं जल रहा है तो। और धुआं निकलने के, जो धुआं निकलता है उसमें गैस होती है और उससे अपन बोलते हैं CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आया क्या? अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, घरों में कौन सा द्रव्य ईंधन काम आता है। आप सभी के घरों में गैस सिलेंडर है और उस गैस सिलेंडर के अंदर एक द्रव्य पाया जाता है जिसे हम कहते हैं एलपीजी। एलपीजी, द्रवित पेट्रोलियम गैस। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, आप वनोन्मूलन को रोकने के लिए क्या सुझाव देंगे। प्रश्न बहुत ही अच्छा है, अक्सर परीक्षा में देखा जाता है। वनोन्मूलन, वनोन्मूलन किसे कहते हैं? आप इसका संधि विच्छेद करो, वनोन्मूलन का, वन प्लस उन्मूलन, उन्मूलन अर्थात वनों का लगातार कम होना क्या कहलाता है? वनोन्मूलन। हम देखते हैं आजकल क्या होता गया, ज्यादा से ज्यादा शहर, ज्यादा से ज्यादा गांव, घर बनने लगे हैं, फैक्ट्रियां बनने लगी, जिसकी वजह से लोग क्या करने लगे, पेड़ों को काटने लगे हैं, जंगलों की तरफ जाने लगे हैं। अगर वो पेड़ों को काटेंगे तो इस प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं? वनोन्मूलन कहते हैं। अब हम इनको रोकने के लिए क्या करते हैं? वनों द्वारा जो बनी चीजें हैं उनका कम उपयोग, अर्थात या फिर कहें ऐसा कि वनों से हमें कागज बनता है वनों से, और उस कागज का अगर हम पुनः उपयोग, पुनः चक्रण और जो है पुनः बचत करें तो काफी ज्यादा वन उन्मूलन में क्या मिलेगी? सहायता मिलेगी। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह है, आवृत्ति का मात्रक क्या है। पहला, आवृत्ति क्या होती है और इसका मात्रक क्या होता है। आवृत्ति किसी भी साउंड, जिसमें हम जिस साउंड को नापते हैं उसको हम क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति का जो मात्रक होता है वो हर्ट्ज होता है। क्या होता है? हर्ट्ज होता है।
अगला सवाल, आवासीय क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण कम करने हेतु आप अपने मित्रों को निम्न में से क्या सुझाव देंगे? आवासीय क्षेत्र किसे कहते हैं? ऐसा क्षेत्र जहां पर जीव रहते हैं आवासीय क्षेत्र कहलाते हैं। आवासीय क्षेत्र में जो साउंड पोल्यूशन होता है उसे कम करने के क्या क्या उपाय आपके दिमाग में आते हैं? देखो, पहला उपाय यह है कि यदि शहर या जहां पर आप रह रहे हो और वहां पर आसपास में अगर कोई फैक्ट्री है तो उस फैक्ट्री को क्या किया जाए, कहीं दूर आवासीय क्षेत्र से दूर लगाया जाए। उसके अलावा जो टेलीविजन या मोबाइल की जो प्रबलता होती है उस प्रबलता को क्या किया जाए, प्रबलता को क्या कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? कम कर दिया जाए। तो आप साउंड पोल्यूशन को क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो। उसके अलावा औद्योगिक मशीनों को शहर से दूर रखकर, उसके अलावा वाहनों के हॉर्न को कम से कम उपयोग, यहाँ वाहनों में जो हॉर्न लगा होता है आजकल आप देखते हो ट्रकों में, ट्रेन में तो चलो ठीक है, लेकिन ट्रकों में एक नहीं, दो नहीं, तीन, चार हॉर्न लगाए जाते हैं कि भी तो गाने बजा दिए जाते हैं उनके अंदर। तो उसका कम से कम अगर अपन उपयोग करें तो साउंड पोल्यूशन से क्या किया जा सकता है, बचाव किया जा सकता है। अगला प्रश्न एमसीक्यू का अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह है, निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत का चालन करता है? पहला पदार्थ किसे कहते हैं? पहला प्रश्न आपके सामने कि पदार्थ किसे कहते हैं। आपके आसपास में जितनी भी वस्तुएं आपको नजर आ रही है, आपके आसपास में जितनी भी वस्तुएं आपको नजर आ रही है वह सभी क्या है, पदार्थ हैं। वह सभी क्या है, पदार्थ हैं। चाहे वे लिक्विड फॉर्म में हो अर्थात तरल रूप में हो, चाहे वे ठोस रूप में हो, चाहे वह गैस के रूप में हो, जितने भी पदार्थ आपको नजर आ रहे हैं वो क्या है, पदार्थ कहलाते हैं। अब पदार्थ की तीन अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस, ये सभी क्या है, ठोस, जिसमें क्या हो गया, लोहा हो गया, पत्थर हो गया, ये सभी क्या है, ठोस पदार्थ है ना। इसके बाद में द्रव पदार्थ, ऐसे पदार्थ जो बहते हैं, क्या होते हैं, बहते हैं। दूध, दही, घी, तेल, पानी, ये सभी क्या है, द्रवीय पदार्थ हैं। और इसके बाद में जितने भी गैसें हैं वे सभी क्या है, गैसीय पदार्थ कहलाते हैं। अब कौन कौन से पदार्थ हैं जो विद्युत के चालन करते हैं, अर्थात ऐसे कौन से पदार्थ है जिसमें करंट आता है? क्या आता है, करंट। अब जिस पदार्थ में करंट आता है, क्या आता है, करंट आता है, वह विद्युत के क्या होंगे, चालक होंगे। क्या होंगे, चालक होंगे। और जिसमें करंट नहीं आता है, जिसमें क्या नहीं होता है, करंट नहीं आता है, वह क्या होंगे, विद्युत के कुचालक होते हैं। क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। अब विद्युत के चालक कौन कौन से, आप सभी को पता है, आपके घरों में, सबके घरों में तार लगे होंगे। इन तार के अंदर ऊपर प्लास्टिक या रबर का जो आवरण होगा और उस आवरण के अंदर क्या होगा, तांबे या एल्यूमिनियम का तार होगा। उसमें क्या आता है, करंट आता है। तो एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, उसके बाद लोहा हो गया, है ना, लोहा हो गया। ये बहुत सारे पदार्थ हैं, जितने भी धातुएं हैं उन धातुओं में एक दो को छोड़कर अपवाद के रूप में एक दो है, उसके अलावा जितनी भी धातुएं हैं उन सभी में क्या, वो सभी क्या करती है, विद्युत की चालन करती है। अगर पानी भी विद्युत का चालन करता है, अगर वो कम मात्रा में है, पानी जो है अगर कम मात्रा में है तो उसका आवेश क्या होगा, पास और उसमें क्या आएंगे, करंट आएगा। लेकिन अगर पानी ज्यादा मात्रा में है तो उसमें जो आवेश बहेगा, करंट का जो आवेश बहेगा वो दूर दूर हो जाएगा, जिससे क्या नहीं आएगा, करंट का अनुभव नहीं होता है। मनुष्य, हमारे अंदर भी क्या आता है, करंट, अर्थात हम भी क्या हुए, विद्युत के चालक हुए। इसके बाद में विद्युत के कुचालक प्लास्टिक, रबर, कागज, ये सभी क्या है, या लकड़ी, सूखी लकड़ी जो है वो भी क्या होती है, विद्युत की कुचालक होती है। अगला प्रश्न आपके सामने, घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं कर सकते हैं? तो देखो, प्लास्टिक का जो स्केल है वो, उसको हम क्या कर सकते हैं, घर्षण किसे कहते हैं? पहला प्रश्न आपके सामने ये आया है कि सर घर्षण किसे कहते हैं। घर्षण
दो वस्तुओं को आपस में रगड़ना या दो वस्तुओं का आपस में रगड़ाव क्या कहलाता है? घर्षण कहलाता है। जैसे ये कॉपी है और इस कॉपी के ऊपर मैंने इस मार्कर को रखा तो ये मार्कर इस पे टच होता हुआ जा रहा है। जैसे मैंने इस पे ये किया तो अभी क्या हो रहा है? अपने आप इस पे जा रहा हो और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये अपने आप क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। ये किसके कारण होता है? घर्षण के कारण होता है। आपने बहुत सारी बार देखा होगा मैदानों में कोई भी बॉलर जो बॉलिंग करता है, बॉलिंग के बाद में क्या होता है, किसी ने चौका लगाया और चौका धीरे धीरे ग्राउंड के अंदर गुड़ती हुई या लुढ़कती हुई जो बॉल जा रही है वो अचानक क्या होती है? एक बार रुक जाती है। अगर उसमें ज्यादा बल लगाओगे तो वो बाउंड्री के बाहर चला जाएगा, लेकिन अगर थोड़ा सा बल लगाया तो वो क्या होगा? जमीन पे लुढ़कती हुई रुक जाएगी। वो किसके कारण होता है? घर्षण के कारण होता है। अब आप बोल रहा है कि घर्षण के कारण आप कौन सी वस्तुओं को आवेशित नहीं कर सकते? प्लास्टिक स्केल को, हाँ बिल्कुल प्लास्टिक स्केल को आप क्या कर सकते हो? आवेशित कर सकते हो। दूसरा है फूला हुआ गुब्बारा, बिल्कुल हम फूले हुए गुब्बारे को आवेशित कर सकते हैं। ऊनी वस्त्र, अब आपने बहुत सारी बार देखा होगा जब भी आप स्वेटर पहनते हो है ना, तो उसके अंदर चढ़ चढ़ की आवाज आती है। अब ऐसा लगता है कि करंट आ रहा है, तो वो क्या होता है? आवेश उसमें उत्पन्न होता है। सर्दियों में बहुत सारी बार ऐसा होता है। तांबे की जितनी भी वस्तुएं हैं उनको हम घर्षण द्वारा आवेशित नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये, प्रतिजैविक औषधियों के निर्माण में आप किसका उपयोग करेंगे? प्रतिजैविक औषधियों के निर्माण में आप किसका उपयोग करेंगे? प्रतिजैविक औषधि किसे कहते हैं? प्रतिजैविक औषधि किसे कहते हैं साहब? प्रतिजैविक औषधि। आप थोड़ा सा भी बीमार हुए डॉक्टर के पास जाते हो, दवाई लेते हो। थोड़ा सा बुखार है, दवाई लोगे। सर दर्द है, दवाई लोगे। हाथ पैर दर्द कर रहा है, दवाई लोगे। जुकाम हो गया, दवाई लोगे। वो जो दवाई है उसको अपन क्या कहते हैं? प्रतिजैविक, या इसको बोलते हैं एंटीबायोटिक टेबलेट। क्या बोलते हैं इसको? एंटीबायोटिक। और ये काम क्या काम आती है? हमारे शरीर में रोगों से लड़ने के लिए ये क्या होती है? उपयोगी होती हैं। और इसका उपयोग किसके अंदर किया जाता है, या इसका निर्माण, औषधि के निर्माण में आप किसका उपयोग करेंगे? अगर हमारे पास ये प्रश्न आता है तो हम पहला उपयोग करेंगे जीवाणु का, और दूसरा इसके अंदर उपयोग करेंगे हम कवक का। किसका करेंगे? कवक का उपयोग करेंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये, अगला सवाल, एलपीजी और सीएनजी का पूरा नाम। तो मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि एलपीजी का पूरा नाम होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, या अगर हिंदी में बात करें तो इसके अपन इसको बोलते हैं द्रवित पेट्रोलियम गैस। और सीएनजी का पूरा नाम संपीड़ित प्राकृतिक गैस। याद रखना, रट के चले जाना मेरे दोस्तों, परीक्षा में आपको देखने को यह प्रश्न मिलेगा और मिलेगा ही। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, खिलाड़ी जो है कीलदार जूते, या जिसको अपन क्या बोलते हैं? स्पाइक्स। क्या बोलते हैं? स्पाइक्स का उपयोग क्यों करते हैं? देखो, ज्यादातर फुटबॉल का जो खिलाड़ी होगा उसके जो शूज होंगे, उस शूज के नीचे क्या लगे होंगे? कीलदार जूते होंगे। अब वो कीलदार जूते क्यों पहना होता है? देखो, ये खिलाड़ी का जूता है और इसके नीचे क्या लगी होगी? कीलें लगी होगी। अब फुटबॉल में क्या होता है? फुटबॉल में क्या होगा? खिलाड़ी को ज्यादा से ज्यादा क्या करना पड़ता है? दौड़ना पड़ता है। तो आप अगर खिलाड़ी कोई दौड़ के जा रहा है, एकदम से दौड़ के जा रहा है, और उसको अगर एकदम से रुकेगा तो या तो वो उसका पांव फ्रैक्चर होगा, या फिर वो क्या कर जाएगा? फिसल जाएगा। लेकिन अगर आप कीलदार जो जूते पहनोगे तो इससे क्या होगा? घर्षण उत्पन्न होगा और घर्षण लगेगा, और जिसकी वजह से क्या होगा? फिसलन कम होती है ना। तो देखो, ये घर्षण को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। क्या कर देगा? बढ़ा देगा, है ना। और इसके बाद में आगे देखो, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, दहन और ज्वाला में अंतर बताइए। दहन और ज्वाला में क्या कीजिए? अंतर बताइए। दहन किसे कहते हैं और ज्वाला किसे कहते हैं? देखो, दहन क्या है? दहन एक रासायनिक प्रक्रम है। क्या है? एक रासायनिक प्रक्रम है। और ज्वाला क्या है? एक वाष्पित पदार्थ से उत्पन्न होती है। किससे होती है? वाष्पित पदार्थ से उत्पन्न होता है ज्वाला। इससे अधिक मात्रा में क्या कर देते हैं? ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। देखो,
एक है दहन और एक क्या है, ज्वाला। क्या है, ज्वाला। अब ज्वाला किसे कहते हैं और दहन किसे कहते हैं? यह दहन जो है एक रासायनिक प्रक्रम है। क्या है, रासायनिक प्रक्रम है। और ज्वाला जो क्या है, ज्वाला जो है ज्वाला किससे उत्पन्न होती है? वाष्पित पदार्थ से, वाष्पित पदार्थ से उत्पन्न होती है। किससे होती है? वाष्पित पदार्थ से उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न आपके यहाँ पर, रेड डाटा पुस्तक किसे कहते हैं? रेड डाटा पुस्तक, रेड डाटा पुस्तक किसे कहते हैं? रेड डाटा पुस्तक किसे कहते हैं? एक ऐसी पुस्तक जिसमें क्या किया जाता है, जिसमें क्या किया जाता है, संकटापन स्पीशीज का रिकॉर्ड लिखा जाता है। अब सर संकटापन स्पीशीज किसे कहते हैं? स्पीशीज किसे कहते हैं? एक ऐसी स्पीशीज जो खत्म होने को आ रही है। अच्छा, जानवरों की या जीवों की वह जाति जो क्या होती जा रही है, धीरे 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 खत्म होती जा रही है। जैसे आपने देखा होगा पहले जो क्या था, डायनासोर थे, सफेद हाथी, गेंडे हाथी, है ना। उसके अलावा बहुत सारे चीते, बहुत सारे जो शेर जो है वो आपको देखने को हर कहीं मिल जाते थे। लेकिन अब ये बहुत कम होने को आए हैं। तो ऐसे अभी जैसे बहुत सारे गांव में क्या होता है, बहुत सारे पहले कौवे देखने को मिलते थे, है ना। जैसे ही कोई जीवना होता तो जीवना जैसे ही उसको खुशबू आती है और वो दौड़ के चले आते हैं, और इतने कौवे की काव 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 करके इतने कौवे इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन आप आज के जमाने में देखो या आज के दिन देख लो, एक भी कौवा आपको कहीं पे भी नजर नहीं आएगा। मतलब ये कौन सी जाति में चला जाएगा? संकटापन स्पीशीज में चला जाएगा। उसी के साथ गाय जो है, अब वो गाय भी क्या हो रही है, धीरे धीरे समाप्त होने में आ रही है। उसके अलावा इसीलिए लोग गायों के लिए क्या कर रहे हैं, अलग अलग योजनाएं चला रहे हैं, है ना, रक्षा कर रहे हैं उनकी, बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा क्या हो रहा है कि शेर जो हमारे को कहाँ से लाने पे, चीते या शेर जो हमारे को किसी दूसरी कंट्री से यहाँ पर लाना पड़ रहा है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, शेरों की कमी हो गई, है ना। तो वो किस में आएगा? संकटापन स्पीशीज के अंदर आएगा। तो रेड डाटा पुस्तक किसे कहते हैं? ऐसी पुस्तक जिसमें संकटापन स्पीशीज का क्या रखा जाता है? रिकॉर्ड रखा जाता है। क्या रखा जाता है? रिकॉर्ड रखा जाता है। रेड डाटा पुस्तक कहलाती है। अगला प्रश्न आपके पास, अगला प्रश्न आपके सामने, जैव विविधता किसे कहते हैं? जैव विविधता किसे कहते हैं? जैव विविधता किसे कहते हैं? तो देखो दोस्तों, पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जीवों की प्रजातियां, विभिन्न जीवों की क्या है? प्रजातियां। पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जीवों की प्रजातियां, उसके पारंपरिक संबंध और पर्यावरण से उनका प्रबंधन क्या कहलाता है? जैव विविधता कहलाता है। क्या कहलाता है? जैव विविधता कहलाता है। अगला प्रश्न आपके सामने, अमीबा जो है, अगला प्रश्न ये है कि अमीबा किसके द्वारा जनन करता है? देखो, अमीबा इस प्रकार का एक जलीय जीव होता है जो सूक्ष्म जीव होता है, अपनी नग्न आंखों से उसको नहीं देख सकते, है ना। तो अमीबा जो जनन करता है, अमीबा जो जनन करता है वो किस प्रक्रिया द्वारा जनन करता है? तो आपका जो आंसर होगा वो होगा द्विखंडन। किसके कारण होता है? द्विखंडन। अर्थात ये क्या करेगा, अमीबा को अगर आप बीच से काट भी दो तो इसका जो ये वाला पोर्शन है वापस ऐसे जुड़ जाएगा, और इसका जो ये वाला पोर्शन है वापस ऐसे जुड़ेगा। आप अगर इसको भी वापस काट दो तो क्या होगा, ये वाला जो पोर्शन है ऐसे बन जाएगा, ये वाला पोर्शन कैसे बन जाएगा? ऐसे बन जाएगा, और फिर से ये क्या करने लग जाएगा? चलने लग जाएगा। अमीबा द्विखंडन द्वारा जनन करता है। अगला प्रश्न आपके लिए कि निषेचन किसे कहते हैं? प्रश्न बहुत अच्छा है। निषेचन किसे कहते हैं? निषेचन किसे कहते हैं? निषेचन किसे कहते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्या होता है निषेचन? क्या होता है निषेचन? देखो,
निषेचन की जो प्रक्रिया है वो दो प्रकार से होती है, एक अंडाणु से और एक होता है शुक्राणु से। एक अंडाणु से, एक अंडाणु से, और दूसरा होता है शुक्राणु से। अब अंडाणु किसके अंदर पाया जाता है, शुक्राणु किसके अंदर पाया जाता है, और इन दोनों के संलयन से किससे संलयन से क्या होता है, निषेचन होता है। क्या होता है, निषेचन होता है। तो अंडाणु जो है वो मादा के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है, मादा के अंदर पाया जाता है, अर्थात स्त्री के अंदर पाया जाता है। और जो शुक्राणु है वो किसके अंदर पाया जाता है, नर के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है, नर के अंदर पाया जाता है, अर्थात पुरुष के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है, पुरुष के अंदर जाता। एक बार ये रट के चले जाना, परीक्षा में हर बार पूछा गया सवाल है। या तो आपको शुक्राणु के बारे में पूछेगा, या अंडाणु के बारे में पूछेंगे, या फिर क्या करेंगे, इन दोनों के चित्र बनाकर सचित्र वर्णन करो, ये पूछ लेंगे, या फिर निषेचन के बारे में पूछ लिया जाता है। ध्यान रखना। अगला जो प्रश्न है कि जरायुज किसे कहते हैं, या जरायुज जो जंतु है वो किसे कहते हैं। तो मनुष्य, देखो जरायुज का मतलब होता है, जरायुज का मतलब होता है, एक तो होता है जरायुज और एक होता है अंडप्रजक। देखो दोनों में आप डिफरेंस को समझो कि क्या होता है। जरायुज का मतलब होता है ऐसा जनन जो सीधे किसको जन्म देते हैं, शिशु को जन्म देते हैं। कैसे, जैसे मनुष्य हो गया, जैसे गाय, भैंस, बकरी, सीधे किसको जन्म दे रहे हैं, शिशु को जन्म देते हैं। जैसे कुत्ते हो गए, है ना, ये सभी क्या करते हैं, शिशु को जन्म देते हैं। लेकिन अंडबीजक किसे कहते हैं, जो अंडे द्वारा शिशु को जन्म देते हैं। पहले अंडे और फिर उसके बाद में किसी जीव का निर्माण होगा, अर्थात जैसे मुर्गी, मेंढक, है ना। तो ऐसे जीव हैं जो क्या करते हैं, अंडों द्वारा किसी जीव उत्पन्न करते हैं, या जीव का जन्म देते हैं। क्या कहलाते हैं, अंडबीजक कहलाते हैं। जरायुज किसे कहते हैं, ऐसा जो जीव क्या करते हैं, सीधे बच्चे को या शिशु को जन्म देते हैं। क्या कहलाता है, जरायुज कहलाता है। अगला प्रश्न आपके सामने, दाब और बल में संबंध को सूत्र द्वारा स्थापित कीजिए। देखो दाब किसे कहते हैं, पहला प्रश्न आपके सामने ये कि दाब किसे कहते हैं। तो देखो दाब का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, बल बटा क्षेत्रफल, अर्थात एकांक क्षेत्रफल में लगाया गया बल क्या कहलाता है, दाब कहलाता है। क्या कहलाता है, दाब कहलाता है। अगला आपके सामने ये है ना। तो देखो अब हमारे को क्या पूछा गया है, बल और दाब में संबंध पूछा है। क्या पूछा है, संबंध पूछा है। तो आप देखो दाब और बल क्या है, एक दूसरे के समानुपाती। क्या है, समानुपाती हैं, प्रोपोर्शनल है। क्या है, प्रोपोर्शनल। तो दाब और बल क्या है, एक दूसरे के समानुपाती। और दाब और क्षेत्रफल एक दूसरे के क्या है, एंटी प्रोपोर्शनल। क्या है, एंटी प्रोपोर्शनल, या जिसे अपन बोलते हैं ये दोनों एक दूसरे के क्या है, समानुपाती। और दाब और क्षेत्रफल एक दूसरे के क्या होंगे, व्युत्क्रमानुपाती। अर्थात अगर दाब बढ़ेगा तो बल भी क्या होगा, ज्यादा लगाना पड़ेगा। अगर दाब बढ़ाना है तो बल भी क्या लगाना पड़ेगा, हमारे को ज्यादा लगाना पड़ेगा। अगर दाब ज्यादा लगाना है तो क्षेत्रफल क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब क्या है, क्षेत्रफल क्या होगा, कम होगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, घर्षण हमारे लिए
मित्र है या शत्रु? घर्षण हमारे लिए मित्र है या शत्रु? मित्र है या शत्रु? घर्षण जो है हमारे लिए मित्र है या शत्रु है? देखो, घर्षण हमारे लिए शत्रु भी है और मित्र भी है। कैसे? शत्रु कैसे है? अगर इस विश्व के अंदर घर्षण बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा तो हम क्या पृथ्वी पर रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। क्या हम मोटरसाइकिल पे ब्रेक लगा पाएंगे? नहीं लगा पाएंगे। क्या क्या हम चलते हुए पंखे को रोक पाएंगे? नहीं रोक पाएंगे। तो अगर आपको ट्रेन को रोकना है, ब्रेक लगाना है, तो देख क्या होगा, ये पटरी है और पटरी के ऊपर ट्रेन जा रही है, आप उस पर ब्रेक लगाओगे। ब्रेक किसके कारण लगते हैं? घर्षण के कारण लगता है। अगर घर्षण नहीं होगा तो क्या ब्रेक लगेगा? नहीं, और वो ट्रेन क्या होती जाएगी? चलती जाएगी, चलती जाएगी। समझ में आया क्या? और घर्षण हमारे लिए क्या है? मित्र भी है। कैसे मित्र है? घर्षण के कारण ही हम पृथ्वी पर अभी चल पा रहे हैं। क्या कर पा रहे हैं? पृथ्वी की जो सतह है इस पर हम क्या कर पा रहे हैं? चल पा रहे हैं। बिल्कुल। और घर्षण के कारण ही क्या करते हैं, क्या होता है, हम जो वाहन होते हैं उन वाहनों में क्या लगा पाते हैं? ब्रेक लगा पाते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये है कि सुचालक पदार्थ और कुचालक पदार्थ में क्या बताना है? अंतर बताना है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया सुचालक पदार्थ किसे कहते हैं? जिसमें करंट आता है। विद्युत के सुचालक पदार्थ हैं जैसे लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, ये सभी। और उसके अलावा ऐसे पदार्थ जो विद्युत का चालन क्या नहीं करते? विद्युत का चालन नहीं करते हैं, क्या कहलाते हैं? विद्युत के कुचालक कहलाते हैं। जैसे प्लास्टिक हो गया, कागज हो गया, रबर हो गया, है ना? तो ये सभी पदार्थ क्या हैं? विद्युत के कुचालक पदार्थ हैं। अगला प्रश्न देखो, बोर्ड की परीक्षा में अब की बार थोड़ा सा पैटर्न नया भी जोड़ा है ना? और इसी के साथ में कि एक दो सड़क सुरक्षा वाले सवाल भी इसके अंदर आएंगे। तो सड़क सुरक्षा के 2-3 सवाल जो आते हैं वो नॉर्मली आप सवाल पढ़ के जाना कि सड़क पर चलते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सड़क पर अगर कोई दुर्घटना से ग्रसित पड़ा है तो कि कौन से नंबर पर अपन कॉल करके उनको बुलाएं, है ना? या सड़क क्रॉस करते समय हमें किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए। या अगर 3 लाइट लगी हुई, लाल, पीली और हरी, तो उनमें से कौन सी लाइट कौन सा सिग्नल देती है ना? और सड़क पर अगर ये वाला जो अगर बना हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है, इस वाले का मतलब क्या होता है, और इस वाले का मतलब क्या होता है ना? तो इन सभी के बारे में भी चर्चा अपन करेंगे। अभी जो आपके सामने जो सवाल है उन सवाल पर चर्चाएं करते हैं कि सड़क सुरक्षा से संबंधित कोई भी आपको क्या बताने हैं? 2 नियम आपको बताने हैं कि वाहन चलाते, देखो सड़क सुरक्षा से संबंधित बहुत सारे नियम हैं, लेकिन हमें ध्यान में रखने हैं और इसका उपयोग भी आपको क्या करना है कि सड़क पर चलते समय या वाहन चलाते समय हमें ट्रैफिक जो रूल है उनका बखूबी उपयोग या सावधानी से ध्यान में रखते हुए उनका ये करना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। ट्रैफिक लाइट का हमें ध्यान में रखना चाहिए। उसके अलावा सड़क पर चलते समय या वाहन चलाते समय हमें मोबाइल का उपयोग नहीं करना चाहिए, हेलमेट लगाना चाहिए। अगर आप कार में बैठे हो तो सीट बेल्ट जरूर लगाना चाहिए। आप अगर 4 लाइन या 6 लाइन पे चल रहे हो या 8 लाइन पे चल रहे हो, उसके अलावा आपको साइड में जाना है तो उसके लिए क्या लगाना पड़ेगा? आपको इंडिकेटर जरूर लगाना ही है ना? तो ध्यान रखना। अगला इसके पास अगला इसी का सवाल है, वाहन चलाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अभी मैंने आपको बताया है ना, कोई शराब पीकर वाहन नहीं चलाना चाहिए, मोबाइल का उपयोग नहीं करना चाहिए, हेलमेट लगाकर वाहन चलाना चाहिए, इसके अलावा सीट बेल्ट लगाकर वाहन चलाना चाहिए। तो ये बहुत सारी जो है आप लिख सकते हो, आपके मन से भी लिख सकते हो और आपके जीवन में भी इसको क्या करना है? उतारना है। अगला प्रश्न आपके सामने, बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन में अंतर बताना है। क्या बताना है? बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन में क्या बताना है? अंतर बताना है। बाह्य निषेचन व आंतरिक निषेचन में क्या बताना है? अंतर बताना है कि बाह्य निषेचन में क्या होता है? इसमें बाह्य निषेचन में क्या होता है? दोनों व्यक्ति
युग्मकों को शरीर से बाहर फेंकते हैं। बाहर फेंकने मैंने अभी बताया, जैसे मेंढक क्या हो गया, जैसे क्या हो जाएगा, मेंढक, है ना। और आंतरिक निषेचन किसे कहते हैं, नर मादा के शरीर में शुक्राणु का उत्सर्जन। नर और मादा के शरीर में शुक्राणु का उत्सर्जन क्या कहलाता है, आंतरिक निषेचन कहलाता है। नर तथा मादा के शरीर में शुक्राणुओं का उत्सर्जन क्या कहलाता है, आंतरिक निषेचन कहलाता है। भ्रूण का विकास शरीर के किस कहाँ होता है, देखो इसमें जो है भ्रूण का जो विकास है, भ्रूण का विकास जो है कहाँ होगा, शरीर के बाहर। और इसमें जो है भ्रूण का जो विकास होगा वो कहाँ होगा, शरीर के अंदर ही होगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, जरायुज और अंडप्रजग में जो अंतर बताया था वो यही है, बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन, ठीक है। और इसके उदाहरण लिख लो आप, मनुष्य है ना, मनुष्य हो गया, कुत्ता हो गया, गाय हो गया, है ना, ये सब भैंस हो गया, ये सभी क्या है, आंतरिक निषेचन करते हैं। क्या करते हैं, आंतरिक निषेचन करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, तड़ित चालक द्वारा भवनों या अगर तड़ित किसे कहते हैं, पहला तो प्रश्न ये है आपके सामने कि तड़ित किसे कहते हैं, तड़ित किसे कहते हैं। तड़ित का अर्थ है बिजली, जो आसमान से जो बिजली जमीन पर गिरती है उसे हम क्या कहते हैं, तड़ित कहते हैं। और इससे बचाव के क्या क्या उपाय हैं, तो जब भी आप अगर घर के अंदर हो तो क्या कर दो, लाइट पंखे जितने भी हैं वो बंद कर कर एक कोने में जाकर क्या हो जाओ, बैठ जाओ। और इसके अलावा अगर आप कहीं खुले में है तो किसी पेड़ के नीचे नहीं बैठना है, आपको क्या करना है, एक बिल्कुल ही खुले स्थान पर जाकर पाँव को मोड़कर उसके गर्दन को नीचे करके क्या कर जाना है, बैठ जाना है ना। तो इससे आप क्या कर सकते हो, तड़ित से बचाव कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपके घरों में क्या लगाओ, तांबे की चादर, क्या लगाते हैं, तांबे की चादर, जिससे क्या हो, तड़ित जैसे ही ये जैसे मान लो घर है और इसके पास में क्या लगा दो आप, तांबे की चादर, जो कहाँ से हो, अर्थ, जिसका अर्थ कहाँ से मिला हुआ, सीधा जमीन से। तो जैसे ही बिजली आपके घर पर पड़ती है तो सीधी कहाँ चली जाएगी, जमीन के अंदर, आपके घर में या आपको किसी को भी कोई नुकसान नहीं होगा। तो चलिए आज के लिए हम इस क्लास को, एमसीक्यू की जो आपकी ये क्लास है, इसको यही समाप्त करते हैं। इसी तरह के बहुत ही अच्छे प्रश्न हम लेकर आएंगे लगातार इन कक्षाओं के अंदर। तो देखते रहिए, हमारे इस YouTube के चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर और सब्सक्राइब कर जरूर करें। धन्यवाद।